कल मैं स्वराज को लेके आया था, तो आज डैडी मैसी को लेके आए हैं। बोल रहा है कि स्वराज नहीं, मैसी अच्छा चलता है भाई प्लाऊ पे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सैंपल कलेक्ट किया जाता है। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई साहब फिलहाल अपन इस पे वेल्डिंग करवाने के लिए जा रहे हैं। ये रोटावेटर का एक पार्ट है जो कि कल टूट गया था भाई साहब। कल रात को अपने रोटावेटर चल रहा था, तो उस पर वेल्डिंग करवाने के लिए जा रहा है। तो फटाफट से चलते हैं, इस पे वेल्डिंग करवाते हैं और उसको टिप टॉप बनवाते हैं। और अपने लिए रोटावेटर को टिप टॉप करना है। उसके बाद अपन को जो टारा रहता है लैंड लेवलर, तो नॉर्मल लैंड लेवलर, लेजर लेवलर नहीं, तो उसको भी ठीक करवाना है, क्योंकि अपन को धान की कढ़ाई बनानी है, तो वो लेवलर से बनाएंगे। एक अपन रिपेयर करने हैं जी। जब पीछे पट्टी लगी है, जब उखाड़ के अपन कर दें अलग, इतने माल भर के फिर इतने कर दें छीदा। उसके बाद जो कमानी ले आए हैं, ये कोई ना आपके छीदा करके एक तरफ से मिला के फिर वाद दे अपन चिपका दे। पहले ये खिलाना उखाड़ ली, ये बार पीछे की पट्टी खिलाने को। Let's drill the holes. लो जी सर, काम हो गया है कंप्लीट। अब बस फटाफट से इसको रखते हैं और निकलते हैं। तो रोटावेटर का काम तो बन गया है, फटाफट से चलते हैं घर पे, उसको फिट करते हैं। और डैडी का अभी कॉल आया था कि भाई आज राहर की बुआई करनी है, लाल तुअर की बुआई करनी है, क्योंकि मूंग से शिफ्टें फ्री हो गई है, मतलब मोटर फ्री हो गई है और अब 3-4 दिन फ्री रहेगी। तो बोल रहे हैं कि पानी कहाँ पे करें, गन्ने में पानी हो गया है। और लौकी भिंडी का तो आपको पता ही है, हम लोगों ने मल्चा चला दिया है उस पर, और मूंग पे भी पानी हो गया है। बोल रहे हैं इन बिटवीन तुम राहर की बुआई कर लो। तो चलो भाई देखते हैं, घर पे रोटावेटर चला के बेड मेकर से अपन राहर की बुआई भी कर सकते हैं। लेट्स असेंबल इट। तो रोटावेटर तो बन गया है, लेकिन उसका एक जो क्रास है बिल्कुल ही ख़त्म था। इसके अंदर एक भी वो नहीं है बासर, तो उसको अपन चेंज कर रहे हैं। अपने पास ये है भाई साहब, काफिला कंपनी का, ये बहुत अच्छा क्रॉस होता है। इसके अंदर तो है, लेकिन ग्रीस नाम की चीज़ नहीं है भाई। चलो भाई इसको खोलते हैं। इसको लगाना थोड़ा सा कठिन काम है, पर अपन बहुत बार बदल चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो पाया भाई साहब काम फिनिश। क्रास भी बदल दिया है, पूरा काम टिप टॉप कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं, धड़ल्ले से चलाओ। तो अभी बज रहा है शाम के 5 और 5 बजे के पहले घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था भाई। इतनी ज़्यादा लपटें चल रही कि क्या ही बताऊँ। अभी भी गर्मी सी लग रही है। और मैं जा रहा हूँ खेत। आज अपन ने स्वराज में प्लाऊ फंसाया है। आज मैसी को प्लाऊ से छुट्टी दे दी है और अपन जा रहे हैं अपने एक खेत में, जिसमें अपन को थोड़ा सा प्लाऊ करके देखना है, क्योंकि वहाँ पे गेहूं की पराली बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे नेक्स्ट लेवल गेहूं लगा था और वहाँ पे अपन ने हार्वेस्टर चलवाया, तो वहाँ पे बहुत सारी पराली है। तो डैडी बोल रहा है यार भाई इसको अंडरग्राउंड कर दो, अदरवाइज अगली फसल में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। तो चलो भाई देखते हैं कैसा क्या काम बनता है। अगर अच्छा काम बनेगा तो कर देंगे उसको अंडरग्राउंड। भाई साहब यहाँ पे बखन्नी हो चुकी है, और जब अपन बखन्नी कर रहे थे अपन को तभी महसूस हुआ कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पराली है। इतना अपन ने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा पराली होगी। तो चलो पलट के देखते हैं। अगर वो सरफेस पे रहेगी तो बुआई करने में भी दिक्कत जाएगी, और आगे वाली फसल को भी दिक्कत कर सकती है। तो इधर से अपन ने गेहूँ लगाया था, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पराली है। इसमें बुआई करना भाई साहब बहुत कठिन होने वाला है। उसके कारण अपन थोड़ा सा प्लाऊ करके देख रहे हैं। चलो चला के देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है भाई।
तो भाई साहब बहुत कठिन काम है, खेत बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। बाकी आप लोग बताओ क्या किया जाए भाई, रोटावेटर चला के इसको मिक्स कर दिया जाए या फिर पिलाव ही किया जाए। ऐसी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, बाकी पूरे खेत में नहीं है। जहाँ से हार्वेस्टर निकला है वहाँ पे दिक्कत वाली बात है। बताओ भाई साहब क्या किया जाए, पिलाव कर दिया जाए या फिर रोटावेटर चला दिया जाए। चलाने को रोटावेटर भी चला सकते हैं। निकालना और निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या बनता है। चलो डैडी से पूछते हैं क्या बोलते हैं वो। तो इट्स अ नेक्स्ट डे और डैडी ने डिसीजन ले लिया है कि भाई इस पराली के साथ अपन बुआई नहीं करेंगे, क्योंकि बुआई भाई साहब 6 महीने में एक बार होती है और अगर वो गड़बड़ हो जाएगी तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक काम अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि ज़मीन के नीचे से निकल रही है वो है भाई साहब कार्बन कंटेंट। ये देखो आप, इसके अंदर कितना सारा कार्बन कंटेंट है। कार्बन कंटेंट कहाँ से आया? लास्ट ईयर अपन ने इसके अंदर गेहूं की पराली दवाई थी, तो ये बिल्कुल देसी खाद जैसे गोबर का खाद होता है बिल्कुल वैसे निकल रही है ज़मीन के नीचे से। और ये जो पराली है भाई साहब ये बहुत ज़्यादा अपनी फसल के लिए नुकसानदायक रहती, अपनी फसल को मतलब फंगस रिलेटेड बीमारियां भी देती, नाइट्रोजन की कमी भी करवा देती और बुआई में भी दिक्कत जाती और भी बहुत सारी दिक्कतें जाती। तो ये जा रही है नीचे और नीचे से मतलब बढ़िया एक नंबर माल निकल के आ रहा है देखो। और ये अपनी फसल को डबल ग्रोथ देगा। ये देखो भाई कितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, तो ये अपनी फसल को बढ़िया ग्रोथ देगा। इससे होता घाटा, इससे हो रहा है फ़ायदा। ये रहती तो अपनी ज़मीन को डबल नाइट्रोजन चाहिए पड़ती। एक बोरी डाल रहे हैं तो अपन को 1.5 से 2 बोरी डालनी पड़ती अगर अपन को नॉर्मल खेत जितना उत्पादन लेना है तो, क्योंकि इसको पचाने के लिए भी नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए पड़ती है। तो भाई साहब ये है कार्बन कंटेंट और इसको डिकम्पोज होने के लिए चाहिए पड़ेगी नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के कार्बन कंटेंट डिकम्पोज नहीं होता है। जो बैक्टीरिया है वो जितना कार्बन कंटेंट खाएंगे उतनी ज़्यादा उनको नाइट्रोजन भी चाहिए पड़ेगी इसको पचाने के लिए। तो अपन को ज़्यादा यूरिया डालना पड़ता, बहुत ज़्यादा, 1.5 गुना से 2 गुना यूरिया अपन को डालना पड़ता अगर अपन इस प्रकार से खेती करते तो। लेकिन अब अपन को नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि जो नरवाई है वो नीचे चली गई, नीचे की ज़मीन में नाइट्रोजन है तो जो बैक्टीरिया है वो वहाँ की नाइट्रोजन लेंगे। अगर वो ऊपर के सरफेस की नाइट्रोजन ले लेते तो अपनी ऊपर के सरफेस में नाइट्रोजन की कमी हो जाती और अपन जो फसल लगाते उसमें नाइट्रोजन की कमी साफ साफ दिखती, उसकी ग्रोथ कम रहती, हाइट कम रहती और अपन को ऊपर से नाइट्रोजन देना पड़ता, चाहे वो सोयाबीन की फसल हो चाहे वो कोई सी भी फसल हो। तो ऐसा सिस्टम है भाई। इसमें दाल चावल जैसा सिस्टम है, जैसे अपन दाल के साथ चावल खाते हैं वैसे ही बैक्टीरिया कार्बन के साथ नाइट्रोजन खाते हैं, तो वो अपनी ज़मीन की नाइट्रोजन खा लेते तो अपनी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी आ जाती। तो यही है भाई, पिलाव करवाते हैं भाई इस खेत में। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा क्योंकि अपन ने इसको पहले कल्टीवेट कर दिया। जब कल्टीवेट कर रहा थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नरवाई दिखी तो अपन ने पिलाव करने का डिसीजन लिया। हो जाता है भाई कभी कभी, अर्ली डिसीजंस नहीं हो पाते, पर बाद में भी डिसीजन ले लेता है कोई बंदा तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और कल मैं स्वराज को लेके आया था तो आज डैडी मैसी को लेके आए हैं। बोल रहा है कि स्वराज नहीं, मैसी अच्छा चलता है भाई पिलाव में, क्योंकि ये बड़ा ट्रैक्टर है तो दबता नहीं है और स्लिप प्ले पेज भी कम निकालता है, इसका वेट भी ज़्यादा है। बाकी भाई सब डैडी चला रहे हैं, सुबह से अर्ली मॉर्निंग आ गए थे। मैं तो एक राउंड लगा के गया था, इनने और चला दिया काफ़ी सारा। स्वराज बहुत ज़्यादा लंबा दे। बाकी जब अपन पहला राउंड निकाल रहे थे तो ट्रैक्टर भी अपने पास छोटे HP का था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हार्ड भी थी, क्योंकि उस तरफ अपन ने चना लगाया था, इस तरफ अपन ने गेहूँ लगाया था। तो जो गेहूँ वाला खेत है वो बिल्कुल गीला निकल रहा है, आप देखो सामने।
बिल्कुल गीला निकल रहा है, इसमें कोई भी लोड नहीं पड़ रहा ट्रैक्टर पे, बढ़िया फटाफट से काम होता जा रहा है। और खेत कल्टीवेटेड है तो इसका एक फ़ायदा है एक घाटा है। इधर थोड़ी सी स्लिपेज देखने को मिल रही है अपन को, क्योंकि खेत कल्टीवेटेड है तो स्लिपेज हो रही है, लेकिन लोड नहीं पड़ रहा। पहले से कल्टीवेटेड है तो ट्रैक्टर को मिट्टी को उखाड़ना नहीं पड़ रहा है, मिट्टी बारीक है तो बस धीरे धीरे पलट बस रहा है, थोड़ी सी गहराई पे काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा गहराई नहीं ले रहा है, 1 फीट के सामने गहराई है। बहुत ज़्यादा गहराई लेने से भी आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि जो टॉप सॉइल है, टॉप लेयर है, उसी में कार्बन कंटेंट होता है। नीचे ज़मीन में कार्बन कंटेंट नहीं होता, नीचे की ज़मीन मृत होती है, ऊपर की ज़मीन ही उपजाऊ होती है। भाई साहब L4 में भी ऐसे चल रहा है जैसे इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। एक्सीलेटर भी अपन ने बहुत कम रखा है, बिल्कुल कम एक्सीलेटर, 10-11 का। जमीन को बिल्कुल पलटा दे रहा है भाई। तो सुबह डैडी ने चलाया और 20-25 मिनट मैंने चलाया होगा, इतने में उस्ताद आ गए हैं, इनको ट्रैक्टर दे दिया है और इनसे बोल दिया है कि भाई ज़्यादा गहराई के चक्कर में मत पड़ना, फटाफट। तो भाई साहब फिलहाल अपन आए हुए हैं अपने खेत और आज अपन सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए केबी की अपन को लेके जाना है और मिट्टी की जांच करवानी है। तो अपन लेके आए हैं भाई साहब कुछ पॉलीथिन, जिनमें अपन अलग अलग खेत की अलग अलग स्पॉट से मिट्टी कलेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ एक छोटी सी तिरपाल टाइप की लेके आए हैं, जिसके अंदर अपन सारी मिट्टी रखेंगे और उसके 4 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट अलग कर देंगे, 2 पार्ट को मिक्स करके उसको अंदर भर लेंगे। उसके साथ साथ मैं कुछ कार्ड्स लेके आया हूँ, इन पे मैं अपना नाम, खेत का नाम और खसा नंबर और भी जो भी डिटेल्स वगैरह रहती हैं वो सारी की सारी फिल करूँगा और झिल्लियों के अंदर रखता जाऊँगा। और अपन टोटल 6 या 7 सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं, ऊपर वाले खेत से, बीच वाले खेत से, नीचे वाले खेत से, गड़ाइयों से, और 2 खेत अपने वहाँ पर हैं तो उनसे भी अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से 7 सैंपल कलेक्ट करने हैं। एक सैंपल मैंने कलेक्ट कर लिया है कुछ इस टाइप से, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ये जो है अपनी, ये लोहे की है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, और जब अपन बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें आयरन के तत्व आते हैं। लेकिन मैंने इससे बढ़िया तरीके से जो भी रस्ट वगैरह है वो हटा ली है और उसको काफ़ी देर तक मिट्टी में इस टाइप से चलाया है ताकि जो भी इसके आयरन क्रिस्टल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे निकल जाएँ, फिर अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें, लकड़ी वगैरह की चीज़ें, उससे आप कलेक्ट कर सकते हो तो और अच्छी बात है। गड्ढे की गहराई है वो आपकी फसल पे सुनिश्चित होगी। अगर आप लंबी जड़ों वाली फसल लगा रहे हो तो आप 1 फीट तक गड्ढा कर सकते हो। अगर आप छोटी जड़ों वाली फसल लगा रहे हो जैसे सोयाबीन वगैरह तो 15 सेंटीमीटर का गड्ढा इनफ रहेगा, यानी कि इतना गड्ढा इनफ रहेगा। तो उस गड्ढे में आपको इस टाइप से मिट्टी, साइड की मिट्टी खरोच लेनी है। गड्ढा करने के बाद जो साइड वाली मिट्टी है ऊपर से लेके नीचे तक की मिट्टी इस टाइप से खरोच लेनी है। ऐसे अपन को खेत में एक खेत से कम 7-8 सैंपल लेने हैं। और याद रखें कि भाई सब किसी मेड़ पे से सैंपल नहीं लेने हैं, जहाँ कोई खाद का ढेर हो वहाँ से सैंपल नहीं लेने हैं, और किसी पौधे के नीचे से सैंपल नहीं लेने हैं, मतलब खेत के बीचों बीच से सैंपल लेने हैं। तो एक सैंपल और मिल के अपन को ऐसे करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपन अलग अलग जगह से भर रहे हैं। टाइम लगता है, परेशान होते हैं, पर चलो कोई ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या किया जाता है। और जब अपन इसको टेस्ट करवाने के लिए ले चलेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। अपने आसपास के केवीके में आप जा सकते हो, करवा सकते हो। वहाँ पर फ्री में जांच हो जाती है, पैसा भी नहीं लगता होगा तो 150 रुपये लगते होंगे। हमारे यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं लगता, सरकार फ्री में करती है सब जाँचें। अपन यहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं सैंपल, यही जो मिट्टी है इसको अपन लेने वाले हैं। मिट्टी में अभी नमी भी ठीक ठाक है भाई, गेहूं वाली जगह है तो नमी पर्याप्त है। बाकी जो फसल लगी है वो अभी उसका कुछ नहीं लेना। अगर आपकी मूंग की फसल लगी हो तो फिर आपके लिए पर्चे में लिखना पड़ेगा कि अभी मूंग की फसल लगी है। इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स भी करना पड़ेगा। 3 खेतों से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं और दोपहर हो गई तो भाई इसको बंद करवा के रखवा रहे हैं। इस वजह से चल रहा था पिलाऊ पे,
तो थोड़ा पानी वगैरह मरवा देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है भाई गर्मी में। तो भाई साहब यहाँ पे हो रहा था पिलाऊ, तो यहाँ पे ज़्यादा अपन को खोदने पटाने की दिक्कत है नहीं, अपन रेंडमली कहीं से भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके ले लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। इस टाइप से अपन मिट्टी दे सकते हैं यहाँ से ये, और पत्थर वगैरह भी नहीं होने चाहिए, प्योर मिट्टी होनी चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। हैज़ बीन कलेक्टेड 20-25 किलो मिट्टी हो गई है भाई। अब इसको सबको आधा आधा करेंगे, मिक्स करेंगे और आधा कर लेंगे, फिर लेके चलेंगे अपन इसको। 500, 400, 500 ग्राम मिट्टी ले जानी है अपन को एक सैंपल में।